साहब, इस बुढ़ापे में मेरी रोटी मत छीनो। जब उस कांपते हुए चपरासी ने जज साहब के पैर पकड़े तो उसकी जेब से झांकती पुरानी डायरी देखकर जज के होश उड़ गए। वह डायरी कोई साधारण डायरी नहीं थी। उसमें पिछले 20 सालों का वह हिसाब दर्ज था जो आज इस आलीशान अदालत की नींव हिलाने वाला था। जुलाई की उमस भरी दोपहर थी। जिला सत्र न्यायालय के कमरा नंबर 4 में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पंखे की घर घर और कागजों के पलटने की आवाज आ रही थी। आज न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे थे प्रताप सिंह शेखावत, शहर के सबसे युवा और सख्त मिजाज जज। प्रताप सिंह की कलम जितनी तेजी से फैसले लिखती थी, उनका गुस्सा भी उतनी ही तेजी से भड़कता था। उन्हें अपनी मेहनत, अपने रुतबे और अपने सेल्फ मेड होने पर बहुत घमंड था। उनका मानना था कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है और जो लोग पीछे रह जाते हैं वे या तो कामचोर होते हैं या नाकाबिल। आज प्रताप का मूड सुबह से ही खराब था। एक तो गर्मी, ऊपर से ढेर सारी फाइलें। तभी 60 साल का बूढ़ा चपरासी रामदीन हाथ में चाय की ट्रे लिए लड़खड़ाते कदमों से चैम्बर में दाखिल हुआ। रामदीन पिछले 40 सालों से इस कोर्ट का हिस्सा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और हाथों में बूढ़ापे की कंपन। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, अचानक उसका पैर कालीन के मुड़े हुए हिस्से में उलझ गया। छपाक! गर्म चाय का प्याला सीधे प्रताप सिंह की मेज पर रखी उस अहम फाइल पर जा गिरा जिस पर आज फैसला सुनाया जाना था। स्याही और चाय का गहरा दाग सफेद कागजों पर फैल गया। प्रताप सिंह अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लगा हो। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अंधे हो क्या? प्रताप की दहाड़ से रामदीन की रूह कांप गई। वह थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ने लगा। माँ माफ कर दीजिए हुजूर, पैर फिसल गया था, मुझे दिखाई थोड़ा कम देता है, रामदीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अपनी मैली धोती से मेज पोंछने की कोशिश करने लगा। हट जाओ, प्रताप ने उसे धक्का देते हुए कहा। तुम्हारे जैसे लापरवाह और अनपढ़ लोगों की वजह से ही यह सिस्टम सड़ा हुआ है। सरकारी टुकड़ों पर पलते हो और काम धेले भर का नहीं करते। यह फाइल कितनी जरूरी है इसका अंदाजा है तुम्हें? रामदीन अब रोने लगा था। साहब, गलती हो गई, मेरी उम्र हो गई है, हाथ कांपते हैं, मेरी नौकरी मत लीजिए साहब, मेरी पोती की शादी है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। प्रताप सिंह ने इंटरकॉम पर सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और बेहद ठंडे निर्मम स्वर से अपना फैसला सुनाया। मुझे सफाई नहीं चाहिए, तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अपनी पेंशन की उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मैं तुम्हारी ग्रेच्युटी रुकवा रहा हूँ। गेट आउट! रामदीन ने प्रताप के पैर पकड़ने की कोशिश की। उसका माथा जज की काली जूतियों पर रगड़ गया, लेकिन प्रताप ने पैर के पीछे खींच लिया। सुरक्षाकर्मी आए और रोते भी लगते रामदीन को वहां पकड़कर बाहर खींच ले गए। रामदीन की चीखें गलियारों में गूंज रही थी, लेकिन प्रताप ने बेपरवाही से अपनी काली कोट ठीक की और अगली फाइल उठा ली। उसे जरा भी मलाल नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक नाकाबिल कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया थी, लेकिन कहानी का असली राज तो अब खुलने वाला था। एक ऐसा राज जो प्रताप के अस्तित्व को जड़ से हिलाने वाला था। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि गरीबों के आंसुओं में ईश्वर का वास होता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी भावुक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। रामदीन को बाहर निकालने के दौरान धक्का मुक्की में उसकी जेब से एक छोटी भूरे रंग की डायरी और कुछ पुराने पीले पड़ चुके रसीद के टुकड़े वहीं फर्श पर गिर गए थे। प्रताप की नजर उन पर पड़ी। उसने झुंझलाते हुए चपरासी को आवाज लगाई चाहिए ताकि वह अपना कचरा ले जाए, लेकिन तब तक रामदीन जा चुका था। प्रताप ने नाक से उड़ते हुए उस डायरी को उठाने के लिए अपना रुमाल इस्तेमाल किया, जैसे वह किसी गंदगी को छू रहा हुआ। उसे डस्टबिन में फेंकने ही वाला था कि तभी डायरी के खुले पन्ने पर लिखी एक तारीख ने उसका ध्यान खींच लिया। 15 अगस्त 2004। यह तारीख प्रताप कभी नहीं भूल सकता था। यह वह काला दिन था जब उसके पिता, जो एक साधारण मुंशी थे, कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर चुके थे। प्रताप तब वकालत की पढ़ाई शुरू करने वाला था, लेकिन पिता की मौत ने उसे सड़क पर ला दिया था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था। प्रताप की नज़र उस पन्ने पर लिखे शब्दों पर जम गई। टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आज साहब नहीं रहे, बहुत दुख है, लेकिन छोटे मालिक प्रताप की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। कसम खाई है मैंने, आज अपनी साइकिल बेच दी, 500 रुपये मिले हैं, छोटे मालिक की किताबों के लिए भेज रहा हूँ। प्रताप का माथा ठनका। छोटे मालिक, यह शब्द तो मैं बचपन में उसके पिता का मुंशी उसे बुलाया करता था, लेकिन वह मुंशी तो पिता की मौत के बाद गायब हो गया था। प्रताप ने धड़कते दिल से अगला पन्ना पलटा। 10 जनवरी 2005। छोटे मालिक का हॉस्टल का खर्चा आया है, घर के बर्तन बेचे, पत्नी के कंगन गिरवी रखे, 2000 रुपये का मनी ऑर्डर कर दिया। नाम नहीं लिखा अपना, वरना छोटा मालिक स्वाभिमान के मारे पैसे नहीं लेगा। लिखा है तुम्हारे पिता का एक पुराना कर्जदार। प्रताप के हाथों से पसीना छूटने लगा। उसे याद आया, जब वह कॉलेज में था उसे हर महीने एक अज्ञात मनी ऑर्डर आता था। उस पर भेजने वाले का नाम कभी नहीं होता था, बस लिखा होता था तुम्हारे पिता का पुराना मित्र। प्रताप को आज तक उसका लगता था कि शायद उसके पिता का कोई अमीर दोस्त उसकी मदद कर रहा था। उसे अपनी काबिलियत पर घमंड था कि उसे स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन सच तो यह था कि वह स्कॉलरशिप किसी सरकार ने नहीं, बल्कि एक अनपढ़ गरीब आदमी ने अपने बर्तन और जेवर बेचकर दी थी। प्रताप ने पागलों की तरह डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर एक संघर्ष की दास्तान थी, एक त्याग की कहानी थी। 2008। आज दिन भर भूखा रहा, कोर्ट में लोगों की जूठी चाय पीकर पेट भरा। छोटे मालिक ने की फाइनल फीस भरनी है। 2010। छोटे मालिक आज जज बन गए। दूर से देखा उन्हें लाल बत्ती
वाली गाड़ी में मन भर आया। मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। और डायरी के आखिरी पन्ने पर आज की तारीख में कांपते हाथों से ताजी स्याही से लिखा था, आज छोटे मालिक की सेवा में चाय गिर गई, वे बहुत नाराज हुए, मुझे नौकरी से निकाल दिया। उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और बताना भी नहीं चाहता। उनका सर नहीं झुकने दूंगा। बस दुख इस बात का है कि अब पोती की शादी कैसे होगी। शायद यही मेरी किस्मत है। प्रताप के गले में जैसे कांटों का गुच्छा फंस गया हो। उसका सेल्फ मेड होने का पूरा महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वो जिस कुर्सी पर बैठा था, जिस रुतबे पर उसे घमंड था, उसकी एक एक ईंट उस बूढ़े रामदीन ने अपनी भूख और लाचारी से खरीदी थी। वही रामदीन जिसे उसने अभी अभी नाकाबिल और गंदगी कहकर बाहर फिकवा दिया था। प्रताप की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। जिस पिता के साए के लिए वह तरसता था, वह साया तो पिछले 20 साल से रामदीन बनकर उसके साथ चल रहा था। और उसने अपने उसी पिता तुल्य फरिश्ते का अपमान किया। गाड़ी निकालो अभी, प्रताप कोर्ट रूम से चिल्लाते हुए भागा। वकील, मुंशी, पुलिस वाले सब हैरान होकर देख रहे थे। सख्त मिजाज जज साहब अपना कोट हाथ में लिए, बाल बिखरे हुए, नंगे सिर कोर्ट के बाहर दौड़ रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी आज इस अन्याय पर रो रहा हो। दोस्तों, क्या प्रताप अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या वह रामदीन को ढूंढ पाएगा? इस भावुक मोड़ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही पारिवारिक कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। प्रताप अपनी कार में बैठा और ड्राइवर पर चिल्लाया, बस स्टॉप की तरफ चलो जल्दी। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर तड़तड़ा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रताप के दिल के पछतावे की आग। उसे याद आया रामदीन का वह वाक्य, मेरी पोती की शादी है। बस स्टॉप पर भीड़ थी, लोग बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे सिमटे हुए थे। प्रताप ने गाड़ी रोकी और कीचड़ की परवाह किए बिना बाहर कूद पड़ा। उसकी महंगी जूतियां गंदी पानी में सन गई, उसका सफेद शर्ट भीग गया, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वो पागलों की तरह हर बूढ़े चेहरे को देख रहा था। तभी एक कोने में एक पेड़ के नीचे एक भींगा हुआ ठिठुरता शरीर दिखाई दिया। रामदीन वहां बैठा था, सिर घुटनों में दिए, शायद अपने दुर्भाग्य पर रो रहा था। उसके पास वही पुराना थैला पड़ा था। प्रताप दौड़कर उसके पास गया और बिना एक पल सोचे कीचड़ भरे रास्ते पर कहीं घुटनों के बल बैठ गया। काका, प्रताप की आवाज रुंध गई थी। रामदीन ने चौंक कर सिर उठाया। सामने जज साहब को इस हालत में देखकर वह घबरा गया। वह हड़बड़ा कर उठने लगा। साहब, आप यहाँ, मुझसे कोई और गलती हो गई क्या साहब? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ साहब। प्रताप ने रामदीन को बोलने नहीं दिया। उसने उस गंदे भींगे हुए बूढ़े आदमी को जोर से अपने सीने से लगा लिया। वह जज प्रताप सी नहीं, वह अनाथ बच्चा प्रताप रो रहा था, जिसे आज उसका खोया हुआ बाप मिल गया था। मुझे माफ कर दो काका, मुझे माफ कर दो। प्रताप बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। बारिश का शोर भी उसके रोने की आवाज़ को दबा नहीं पा रहा था। मैं अंधा था, मैं घमंड में अंधा हो गया था। आपने मेरे लिए अपना सब कुछ बेच दिया और मैंने आपको धक्के मार कर निकाला। रामदीन सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शहर का सबसे बड़ा जज उसे गले लगा कर क्यों रो रहा है। साहब, ये क्या कर रहे हैं? मेरी कमीज गंदी है, आपका सूट खराब हो जाएगा। प्रताप ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। यह सूट, यह गाड़ी, यह पद, यह सब आपकी भीख है काका। मैंने डायरी पढ़ ली है। आप मेरे पिता के मुंशी रामदीन काका है ना? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतने साल मेरे सामने चाय रखते रहे, मेरी डांट खाते रहे, पर एक बार भी नहीं कहा कि आप ही मेरे अन्नदाता हैं। रामदीन की बूढ़ी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने कांपते हाथों से प्रताप के सिर पर हाथ फेरा। बता देता तो क्या तुम मुझसे दबते नहीं छोटे मालिक? तुम्हारा रुतबा कम हो जाता। एक चपरासी का एहसान लेकर तुम जज की कुर्सी पर कैसे बैठते? मुझे तो बस तुम्हें उस कुर्सी पर देखकर सुकून मिलता था, लगता था मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन बस स्टॉप पर खड़े लोगों ने एक अद्भुत नज़ारा देखा। एक जिले का मालिक एक साधारण चपरासी के पैरों में सिर रखकर माफी मांग रहा था। प्रताप रामदीन को उसी हालत में अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने सरकारी बंगले पर लाया। नौकर और सुरक्षाकर्मी हैरान थे कि साहब अपनी पिछली सीट पर एक भींगे हुए चपरासी को बैठाकर लाए हैं। घर पहुंचकर प्रताप ने रामदीन को अपने पिता के कमरे में ले जाकर बैठाया। उसने अपनी अलमारी से सूखे कपड़े निकाले और खुद अपने हाथों से रामदीन के पैर पोंछे। आज से आप इस घर के नौकर नहीं, मालिक हैं, प्रताप ने दृढ़ता से कहा। आपकी पोती की शादी अब एक चपरासी की पोती की तरह नहीं, बल्कि इस जिले के जज की बेटी की तरह होगी। यह मेरा प्रायश्चित नहीं, मेरा अधिकार है। अगले दिन अदालत में एक अलग ही नज़ारा था। जज प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वह क्रूर घमंड गायब था। उसकी जगह एक सौम्यता थी और अदालत के सबसे पहले सम्मानीय अतिथि की कुर्सी पर नए साफ सुथरे कपड़ों में रामदीन बैठा था। प्रताप ने उस दिन भरी अदालत में कहा, कानून अंधा होता है, लेकिन न्याय करने वाले को अंधा नहीं होना चाहिए। हम अक्सर अपनी ऊंचाई के नशे में उन सीढ़ियों को ठोकर मार देते हैं जिस पर चढ़कर हम ऊपर पहुंचे हैं। यह व्यक्ति मेरे पिता नहीं है, लेकिन पिता से बढ़कर है। रामदीन की पोती की शादी शहर की सबसे यादगार शादियों में से एक थी। प्रताप ने खुद एक बेटे की तरह सारे रस्में निभाई। वह सेल्फ मेड होने का झूठा तमगा उतार चुका था और अब एक बेहतर इंसान बन चुका था। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के पद या कपड़ों से उसकी औकात मत आंकिए। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप तुच्छ समझकर अपमानित कर रहे हो, उसी
के त्याग की वजह से आप आज खड़े हो। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान ही असली सफलता है। घमंड आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन दुआएं 7 पीढ़ियों तक साथ चलती हैं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी ला दी है तो कमेंट बॉक्स में बुजुर्गों का सम्मान जरूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वादा करते हैं कि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली संस्कार और संस्कृति से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह। धन्यवाद। जय हिंद।